वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 7 मई 2020 है, दिन है थर्सडे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे इस इंपॉर्टेंट कोट के साथ, गिव लाइट एंड द डार्कनेस विल डिसअपियर ऑफ इटसेल्फ। एक कमरा जहां पर अंधेरा है, वहां पर आप एक छोटी सी टॉर्च या फिर एक छोटा सा बल्ब या फिर एक छोटा सा दिया भी अगर जलाते हैं तो अंधकार जो है, अंधेरा जो है, वो चला जाता है। इसी प्रकार से हमारे दिमाग के द्वारा क्रिएट किए गए हर्डल्स कि मैं शायद ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक प्रकार से अंधेरा और अंधकार ही हैं। प्रयास के माध्यम से हम इस अंधेरे को हटा सकते हैं। कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, रेगुलर बेसिस पर अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पर अगर उस चीज़ को आप करते रहेंगे, स्टार्टिंग में ये सारे अंधेरे जो हैं वो आपको घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो छोटा सा दिया है, एक छोटी सी लाइट जो है, वो धीरे धीरे आपके प्रयास से एक मसाल बन सकती हैं। तो सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत के बेस्ट फैकल्टीज़ ने डिज़ाइन किया है। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स कवर करता है। पेमेंट की बात करें तो EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन प्लीज़ चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। क्या आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रेगुलर बेसिस पर शेयर करते हैं? अगर नहीं करते हैं देन प्लीज़ डू शेयर इट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि एक इस प्रकार की डिस्कशन अवेलेबल है। तो आप ही वो ज़रिया हैं, आप ही इस सीरीज़ के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ वर्थ इट है, अगर आपको जेन्युइनली फील होता है कि इससे आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। पांचों के 5 आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है ये है बैक होम। वंदे मातरम, माफ़ कीजिएगा, जनरली वंदे मातरम ही हम कहते हैं तो ऑटोमेटिकली मुंह में से निकल गया, बट एनीवे वंदे मातरम, ऑफ कोर्स, भारत माता की जय। और वंदे भारत एक मिशन लॉन्च किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने। ये वंदे भारत मिशन जो है, इसमें फर्स्ट वीक में हम 13 देशों से हमारे देश के 15,000 लोगों को घर वापस लाएंगे। बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए, टूरिज़म के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, स्टडीज़ के लिए, मीटिंग्स के लिए अलग अलग जगहों पर गए थे। फिर अचानक से लॉकडाउन हुआ और लास्ट फ्लाइट जो हमारे देश में आई थी वो थी ऑन 22 मार्च 2020। तो लगभग 2 महीनों से हमारे देश के जो लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NRIs, राइट। NRIs जो हैं मीन्स के उनका घर है वहाँ पर, तो उनकी बात नहीं है। हम बात करें वे सारे लोगों की जो टेम्पररी बेसिस पर दुनिया के अलग अलग देशों में फॉर डिफरेंट रीजंस गए थे। अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP रिलीज़ की है होम मिनिस्ट्री ने। सबसे पहले उन सारे लोगों को वापस एक्सेप्ट किया जाएगा, उन सारे लोगों को परमिशन दी जाएगी जिनके वीज़ास जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जिनको डिपोर्टेशन यानी कि वहाँ की सरकार जो है वो इनको फोर्सफुली वापस भारत देश में भेज देगी। तो ये सारे लोग, इसी के साथ किसी को अगर कोई फैमिली इमरजेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल किसी लोगों के यहाँ पर कोई लव्ड वंस जो हैं उनकी मृत्यु हो गई या फिर कोई दूसरी ऐसी कोई फैमिली इमरजेंसी है, तो उनको किसी को मेडिकल इश्यूज़ हैं जैसे कि प्रेगनेंसी, फिर स्टूडेंट्स जिनका एकोमोडेशन चला गया है, बहुत सारी हॉस्टल्स जो हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बंद हो गई हैं, तो ये स्टूडेंट्स की सिचुएशन भी काफ़ी चैलेंजिंग हो गई है पिछले 2 महीनों से। तो फर्स्ट फेज़ में ऐसे सारे लोग जो हैं, और ख़ास करके इंडियन नेशनल्स ही इसमें होंगे, राइट। NRIs जो ओरिजिन भारत के हैं लेकिन दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो उनको परमिशन फ़िलहाल नहीं मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इंडियन नेशनल्स को। हम एयरवेज़ और वाटरवेज़ के माध्यम से हमारे लोगों को वापस लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कुछ कंडीशंस भी हैं जिनको उनको एक्सेप्ट करना होगा। एक तो है 14
डेज़ का क्वारंटीन, राइट, कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो जो फैसिलिटीज़ भारत सरकार ने तैयार की हैं वहाँ पर उनको 14 दिनों के लिए रहना होगा। दिस इज़ कंडीशन नंबर 1। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ट्रैवल का कॉस्ट और एकोमोडेशन का कॉस्ट जो है वो भी उनको उठाना होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे हमारे देश के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोन लेकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उनकी जॉब चली गई है, पैसे नहीं है, वहाँ पर रहना जो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। फॉर एग्जांपल यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है रहना, एकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, फूड एक्सपेंसिव है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ कंसेशन मिलना, कंसेशन तो नहीं, आई वुड से कंप्लीट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार को वापस लाना चाहिए। इसी के साथ वे सारे लोग जो पैसा पे कर सकते हैं तो उनको तो डेफिनेटली इसमें कोई चीटिंग किए बिना उनको तो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको मीन्स उनको पैसे पे करने चाहिए, और वे सारे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उनको वापस लाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार को उठानी चाहिए। देखिए, सारी चीज़ें फ्री में नहीं दे सकते, लेकिन कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वापस लाना पड़ेगा। एंड आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, भारत सरकार डेफिनेटली, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो डेफिनेटली इस चीज़ के प्रति सेंसिटिव हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो हमारे हाई कमिश्नर्स हैं, तो उनके साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो एम्बेसडर स्वीडन में हैं तो स्वीडन क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहा है, जापान में है तो जापान क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहा है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं। फिर इंडियंस जो हैं उनको खाना पीना, ये सारी चीज़ें, उनके लिए शेल्टर यानी कि रहने की सुविधाएं अरेंज करना, उनको खाने पीने, कई लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। और डिप्लोमेट्स जो हैं हमारे, वो कॉन्स्टेंटली टच में थे बहुत सारे लोगों के साथ, दुनिया के अलग अलग देशों में टच में थे। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव स्टेप जो है वो सरकार ने उठाया है। 2 चीज़ों के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। फर्स्ट वन इज़ कि एक सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस हमारे देश में हो सकता है। बाहर से लोग आएंगे तो बहुत सारे लोगों को शायद कोरोना वायरस हो, ऑफ कोर्स हम क्वारंटीन में उनको रखेंगे, तो दिस इज़ समथिंग, ये मैंडेटरी इसीलिए रखा है, तो दैट्स ए गुड थिंग। लेकिन अपने आप को, हमारे देश को प्रिपेयर होना होगा इसके बारे में। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगी, फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया की बात करें, गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो वहाँ की इकोनॉमी ड्रॉप होगी, तो फिर वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, हमारे लोग, वो वापस आने पर मजबूर हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फ्लो जो है हमारे ही लोगों का वापस आना जो है, तो एक क्वांटिटी जो है उनके वापस आने की वो बढ़ सकती है। तो इसके लिए भी हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था, 5 क्रिएटिव पॉइंट्स जो पूछे थे, देखिए आप बुरा मत लगाइएगा, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सारे आंसर्स पढ़े हैं। 15 से 20 मिनट्स कुछ लगे मुझे एक एक आंसर्स जो हैं वो पढ़ने में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो दरबार मूव है उसका भी आंसर दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, राइट, काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका। और ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको पूछे थे तो वो भी मैंने पढ़े, और कॉमन एक थीम जो है, कॉमन कुछ चीज़ें जो नज़र आई हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वीकेंड्स प्रोडक्टिव हो जाएंगे, या फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी लोगों की, तो ये एक राइट पॉइंट है ऑफ कोर्स। फिर पोल्यूशन कम होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, व्हीकल्स रोड के ऊपर कम होंगे, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, फ्यूल का कॉस्ट कम होगा एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो ये एक ही पॉइंट के अलग अलग जो डायमेंशन हैं वो आपने दिए हैं, तो ये भी राइट है। फिर फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने रखा है वर्क और लाइफ बैलेंस, के वर्क और पर्सनल लाइफ को हम अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं अगर हम घर से काम करते हैं। तो फिर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ लैंड, के ऑफिस
कि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो जो ज़मीन है उसका हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये भीड़ भाड़ वाली जगह जो है वो कम हो जाएगी, लोग रिमोट प्लेस से भी काम पर आएंगे, यानी कि अगर आप गांव में भी वापस चले जाए तो वहाँ पर माइग्रेशन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, फीमेल एज वेल एज मेल स्टूडेंट्स ने दिया है। तो ये भी एक ऑफ कोर्स इश्यू है कि हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनको हैरास किया जाता है, हर जगह पर नहीं, लेकिन ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक चीज़ है। और एक पॉइंट एक ये भी है कि एम्पावरमेंट होगा महिलाओं का और दिव्यांगों का। बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे हैं, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, सिर्फ दिव्यांगों की बात नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉर वट एवर रीज़न अपना टैलेंट, कुछ ऐसे एल्डरली लोग हैं जो बिजनेस कर रहे थे, उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, राइट। उनका एक बुक पढ़ने का एक उनका एक इतने सालों की एक हैबिट है, तो किसी को स्टोरी सुनाना, किसी के साथ डिस्कशन करना। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल्स। कोई अच्छा पेंटिंग करता है, लेकिन वो थे बैंक में काम करते थे पूरे एज ए प्रोफेशनल, राइट, लेकिन पेंटिंग उनकी अच्छी थी। लेकिन आज के ज़माने में वो रिमोट मीन्स घर पर बैठकर कुछ क्रिएटिव चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो बेस्ट आंसर हैं उसका नाम भी मैं लूँगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, राइट, मैंने बहुत सारे आंसर्स देखे, मैं डिसीजन नहीं बना पाया। मैं सच बताऊंगा आपको कि मीन्स इतने सारे आंसर्स, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसने मुझे इम्प्रेस की है, दैट इज़ योर एफर्ट्स। आपने एक एफर्ट लिया इसमें, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपको आपके आंसर्स जो हैं वो इम्प्रूव करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने आंसर्स लिखे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने हिंदी में आंसर्स लिखे हैं, हिंदी लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में, तो वो भी आंसर्स काफ़ी अच्छे हैं, और विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एफर्ट मीन्स टाइम निकाल कर किया है। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फटाफट आंसर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आप सब जो हैं वो जो दूसरे स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिए हैं उसमें से ज़रूर देखिएगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स ने आंसर लिखा है, चाहे आपका आंसर शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, इट डजेंट मैटर, आपने आंसर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप भी 10-15 मिनट निकाल कर दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर्स जो हैं उसको पढ़िए, क्योंकि इसका मेन बेनिफिट जो है वो ये है, इट इज़ मोर इंटरैक्टिव। अब देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स के कुछ 183 जितनी टोटल कमेंट्स थी, तो कितने सारे अलग अलग लोगों के जो विचार हैं वो आपको मिलेंगे एक दूसरे से। आप यही चीज़ जो है वो क्रिएटिव चीज़ें जो हैं वो इसी प्रकार से हम सीख पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने इसीलिए कुछ वक्त निकाल कर आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर बात की है। ब्लेम गेम की बात करें, और ऑफ कोर्स बुरा मत लगाइएगा अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। टू बी ऑनेस्ट, इतने सारे नाम हैं, मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, राइट। ओके, ब्लेम गेम। ट्रम्प्स रीसेंट अटैक्स ऑन चाइना। आपको पता है कि मिस्टर ट्रम्प ने चाइना के ऊपर अटैक्स करने की शुरुआत कर दी है, और एक ऐसा वक्त था जब इसकी स्टार्टिंग हुई है कोरोना वायरस की, तो उस टाइम पर मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो चाइना के बारे में, WHO के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रहे थे कि चाइना काफ़ी कैपेबल है, वो अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक हार्ड टॉक या फिर हार्ड टॉक्स नाम का एक BBC का प्रोग्राम है, और वो मैं सुन रहा था, तो उसमें चाइना के एक एम्बेसडर हैं, तो उनका इंटरव्यू था, तो उनको कुछ टफ क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन्होंने भी ये पॉइंट को रेज़ किया था कि स्टार्टिंग में तो USA हमारे बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, ऑल ऑफ द सडन उन्होंने एक यू टर्न कर लिया है। अब मिस्टर ट्रम्प जो हैं उन्होंने चाइना को ज़िम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये बताया है कि ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है उसके पीछे मेन रीज़न है चाइना। उन्होंने ये भी बताया है, उन्होंने ये भी प्रयास किए हैं कि ये जो वुहान में उनकी जो वायरोलॉजी वायरस के साथ रिसर्च करती हुई जो लैब है, उसी लैब में से ये वायरस जो है वो लीक हो गया, और आज दुनिया की ये हालत हो गई है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसके साथ जुड़े हुए कोई एविडेंस जो हैं, कोई सबूत जो है वो मिस्टर ट्रम्प ने नहीं दिए हैं, ये एक प्रकार का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। अभी ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो प्रूव होने से पहले चाइना को नफ़रत करने की शुरुआत जो है वो मत करिएगा, राइट। ये पॉलिटिक्स हैं, जियो पॉलिटिक्स हैं, इसमें ये इस प्रकार की ब्लेम गेम भी चलती रहती हैं। इसको आपको एक थर्ड पार्टी डिटैच होकर, एक
दो लोग झगड़ रहे हैं और आप कहीं पर बैठकर उसको देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। His administration officials accuse Beijing of withholding information about the virus. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर नहीं की। चाइना का कहना ये है कि हमने 27 दिसंबर 2019 को इन्फॉर्मेशन शेयर करने की शुरुआत कर दी थी और 31 दिसंबर को WHO तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। चाइना ने अपना एक स्टैंड जो है वो ये रखा है। मिस्टर ट्रंप ने तो कॉम्पनसेशन की भी मांग की कि हम चाइना के ऊपर टैरिफ और ज़्यादा लगा देंगे, उनके साथ बिज़नेस कम कर देंगे, बिज़नेस नहीं करेंगे अगर उन्होंने हमें कॉम्पनसेशन नहीं किया तो ये सारी चीज़ों से यही लगता है कि इलेक्शंस जो हैं US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अब 6 महीने ही दूर हैं और मिस्टर ट्रंप के ऊपर जिस प्रकार से वायरस फैला है तो ट्रंप साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। USA के लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रंप से नाराज़ हैं कि उन्होंने इसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया, तो शायद वो इस ब्लेम को किसी और के ऊपर डालकर या फिर लोगों का ध्यान जो है वो किसी और जगह पर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर सारी चीज़ों का जो दोष है वो ना आए। प्रश्न ये भी एक है इम्पोर्टेंट, ये पूरी दुनिया के लिए है कि USA और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छे नहीं थे और ये जिस प्रकार से कोरोना वायरस की पूरी चीज़ें हो रही हैं तो और ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ेंगे। अभी जनवरी में ही एक लंबे टाइम के झगड़े के बाद दोनों ने एक इनिशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसमें चाइना ने यह बताया कि हम आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और बदले में USA जो है वो चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ जो है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो कम करेगा। उसके कुछ ही दिनों के बाद ये सारी चीज़ें हुई, कोरोना वायरस, और अब लग रहा है कि दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। चाइना दुनिया के बहुत सारे देशों की मदद भी कर रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट USA भी PPEs यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाई जो है वो चाइना से ही मंगवा रहा है और मिस्टर ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो USA से एक फ़ंड मिलता था, साल का कुछ $500 मिलियन मिलते थे, तो वो बंद कर दिया है और दूसरी तरफ चाइना ने कुछ $30 मिलियन की ग्रांट जो है वो WHO को दी है। तो ये चल रहा है वर्ल्ड में, राइट, ये ब्लेम गेम जो है वो चल रही है। चाइना बता रहा है कि आपका कसूर है, हमने तो जो चीज़ थी वो कर दी थी, आपने अपने देश में कंट्रोल नहीं किया। USA का कहना ये है कि आपने ही ये जानबूझकर किया, थिंग्स लाइक दैट। तो ये पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। चाहे इकोनॉमी को रिकवर करना हो, चाहे इसकी दवाई ढूंढनी हो, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कोऑपरेशन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। दुनिया जो है ये मल्टीलैटरल होनी चाहिए। मल्टीलैटरल का मतलब यह है, यूनिलैटरल का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में एक ही ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो या फिर रहें, तो उसको कहते हैं यूनिलैटरल। फॉर एग्जांपल, एक लंबे टाइम से 1991 के बाद जब USSR जो है वो टूट गया, उसके बाद USA अकेला ऐसा देश था जो सबसे ताकतवर था, बाकी कोई भी ऐसा देश नहीं था जो USA को टक्कर दे सके। अब धीरे धीरे चाइना जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो USA वीक हो जाए और फिर चाइना सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। व्हाट वी नीड इज़ ए मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं, जो भी ऐसे वर्ल्ड प्लेयर्स हैं, तो वो सारे के सारे वर्ल्ड प्लेयर्स जो हैं, मीन्स पावर किसी एक देश के पास ना हो। बेस्ट सिनारियो तो यही है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, तो ये डेमोक्रेटिक बन जाएं और ज़्यादा डेमोक्रेटिक, जितना है उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा लोकतांत्रिक बन जाए कि दुनिया के देशों की आवाज़ जो है वो सुने। और यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े देशों की नहीं, छोटे छोटे यहाँ पर जो किरीबाती और ऐसे मार्शल आइलैंड्स हैं, दूसरे जो छोटे बड़े देश हैं, तो इनकी भी आवाज़ सुनी जाए, उनके भी इश्यूज़ जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस को सीरियसली लेना चाहिए। सिर्फ ये ग्लोबल प्लेयर्स हर बार पूरा अपना वेट जो है वो थ्रो करते हैं, सारी चीज़ें वो जो चाहते हैं वही होती है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। द वैल्यू ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड द नेसेसिटी टू प्रिजर्व इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब इसका सॉल्यूशन इस आर्टिकल में ये बताया है कि न्यू दिल्ली यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स, वे सारे देश जो डेमोक्रेटिक हैं, वे सारे देश जो लिबरल हैं, वे सारे देश जो वैल्यूज़ और इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, तो इन सारे देशों के साथ पार्टनरशिप करके भारत को, दुनिया को और ज़्यादा मल्टीलैटरल और ज़्यादा पीसफुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर USA और चाइना के बीच में झगड़ा चल रहा है तो भारत की वो कैपेसिटी है
कि हम दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर इन दोनों देशों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसको कम करें, उसको बंद करें और उनको कोऑपरेट करना सिखाएं, क्योंकि इन दोनों का झगड़ा जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। चाहे जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो हमें मेडिसिन या फिर वैक्सीन ढूंढने में हो, या फिर ये सारा लॉकडाउन और सारी चीज़ें लेट्स से जब भी ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया में, तो उसके बाद हमें इकोनॉमी को भी रीस्टार्ट करना है, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी रीएक्टिवेट करना है। तो उसके लिए ये दोनों देशों की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज़ यहाँ पर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही है और इसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन भी आने वाला था। लास्ट ईयर के अगर आप देखेंगे 2019 के जो एनालिसिस हैं तो उसमें बहुत सारी एजेंसीज़ का कहना यह था कि 2020 में शायद रिसेशन हो सकता है। उसके पीछे मेन जो ब्लेम था वो था ये ट्रेड वॉर। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो WTO, क्या ये USA और चाइना के ट्रेड वॉर को रोक पाया? ऑफ कोर्स नो। WHO के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये प्रो चाइना हो चुका है, राइट? तो ऐसा इल्ज़ाम भी क्यों लगा इनके ऊपर? कुछ तो ऐसा हुआ होगा। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ऐसा किसी ने ब्लेम कर दिया और हुआ ही है, लेकिन WHO इतना, ये भी एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि WHO के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी WHO जो है वो स्टार्टिंग में इतना एक्टिव नहीं रहा। एक वक्त के बाद WHO जो है वो काफ़ी एक्टिव हुआ। तो ये भी एक चीज़ है। मल्टीलेटरल सिस्टम जो है वो पीस और प्रॉस्पेरिटी से चलती हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हैंड इन हैंड जो कहते हैं कि शांतिमय वातावरण और समृद्धि, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है और एक दूसरे के साथ ही चल सकती हैं। अब दुनिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनका एक वेपन के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ देशों के द्वारा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जैसे कि वीटो पावर, तो इसका भी बहुत बार मिसयूज़ होता रहता है। फिर डिप्लोमेसी की बात करें या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें, दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें चाइना में पैदा होती है, तो इसका भी इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर अगर चाइना करे या फिर कोई भी देश करे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। जब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी तब आपके वहाँ पर बिजनेस इसीलिए आया था कि टफ़ टाइम में, नॉर्मल टाइम में तो ठीक है, लेकिन टफ़ टाइम में भी आप अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में आपने जो शपथें ली हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश, राइट, जहाँ पर बहुत सारे देशों ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया है कि हम PPEs और मास्क और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब वे सारे छोटे छोटे देश जिसमें फैक्ट्रीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल मालदीव्स और ऐसे देश जहाँ पर ऐसी कोई फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, वो टूरिज़्म के ऊपर चलने वाले देश हैं, वो फिशिंग और इन सारी चीज़ों के ऊपर चलने वाले देश हैं, तो वहाँ पर अगर आप ये मास्क और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या आप ये वेपन के तौर पर इस ग्लोबल सप्लाई चेन का उपयोग नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यू आर डूइंग दैट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसको रिफॉर्म कैसे करें? एज आई हैव टोल्ड यू कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को कोऑपरेट करना होगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। चाइना ने क्या किया, भारत ने जब बताया कि आपसे वहाँ आपने जो टेस्ट किट्स हमें प्रोवाइड की हैं तो ये टेस्ट किट्स फॉल्टी हैं, तो चाइना ने बताया कि ये तो आपका बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है भारत का। एक तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। ये गलत एटीट्यूड है चाइना का। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि चाइना में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो चाइना ने उनको ये धमकी दी कि हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे, टूरिज़्म और ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट होगी, आप ऐसा कैसे हमारे ऊपर। तो दिस इज़ नॉट राइट। प्लूरलिस्टिक या फिर प्लूरलिज्म वाले कंट्री, डेमोक्रेटिक, लिबरल, वेलफेयर राइट्स, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस और पिलर मानने वाले देश जो हैं उनको मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना होगा। और भारत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, भारत की यह कैपेसिटी है। भारत प्लूरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है और लिबरल भी है। और हम वैल्यू चेन, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, वो भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल वैल्यू चेन बन सकते हैं। भारत ऐसा नहीं करेगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल HCQ जो हैं वो दुनिया के कितने सारे, सिर्फ USA नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में हमने ये पहुंचाई है। तो अगर हम चाहते तो हम भी ये कर सकते थे कि हम नहीं पहुंचाएंगे और थिंग्स लाइक दैट, लेकिन हमने बहुत सारे देशों तक ये मेडिसिन प्रोवाइड की है। तो बार बार हमने हमारी जो ये एक छवि है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो हमने प्रूव की है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पार्टनर हैं। तो यही चीज़ एक नए ऑर्डर में हमें इसका फ़ायदा भी हो सकता है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे देश में आए, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आना भी चाहती हैं। एक चीज़ है, चाइना शायद इकोनॉमिकली
रिकवर हो जाए, चाहे वो उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो उतनी ही रहे या फिर और ज़्यादा बढ़े, लेकिन उनकी जो एक छवि है वो डेफिनेटली ख़राब हुई है। जब तक वो ग्लोबल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तब तक उनकी छवि जो है वो सुधरेगी नहीं। बहुत सारे देश जो हैं वो आज चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। ए वॉर लाइक स्टेट एंड ए बॉन्ड टू द रेस्क्यू। कॉन्सोल बॉन्ड, कॉन्सोल बॉन्ड जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने निकाला था पैसे रेज करने के लिए। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट करने के लिए लोगों से पार्टिसिपेशन मांगा यूके ने। एक 5% इंटरेस्ट देने वाला एक बॉन्ड जो है कॉन्सोल बॉन्ड उन्होंने इश्यू किया, क्योंकि फिलहाल कोरोना वायरस के साथ जो चीज़ें चल रही है इट्स लाइक ए वॉर, इसने इसको वॉर ही कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक युद्ध। तो युद्ध के टाइम पर हमें जो भी हमारी एनर्जीज हैं उनको लगा देनी चाहिए। तो उस टाइम पर देखिए उन्होंने कितनी क्रिएटिव, मुझे बहुत पसंद आई ये लाइन्स। सिटीजन्स वेर आस्क्ड टू इन्वेस्ट विद द एडवर्टाइजिंग मैसेजिंग that if you cannot fight, you can help your country by investing all you can in 5% exchequer bonds. Unlike the soldier, the investor runs no risk. काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि अगर आप देश की मदद करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी हो सकता है वो इन्वेस्ट कीजिए इस बॉन्ड में, और सोल्जर को जो रिस्क हैं, इतने रिस्क या फिर ऐसा रिस्क कोई भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिएटिव लाइन है। 70% जितने जो कॉन्सोल बॉन्ड हैं वो स्मॉल इन्वेस्टर्स ने खरीदे। 1000 पाउंड वर्थ के जो बॉन्ड्स हैं वो खरीदे गए, तो वहाँ के लिए कॉमन है 1000 पाउंड इज़ नॉट दैट बिग थिंग। तो लोगों ने ख़रीदा, सपोर्ट किया इस बॉन्ड को, और ब्रिटेन को एक फाइनेंशियल जो पैसे हैं वो मिल गए। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है कि हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेंट्रल बैंक को दिए जाएं और सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे प्रिंट करके सरकार को पैसे दे, दैट इज़ राइट, ओके, दैट्स फाइन, वी कैन डू दैट एज वेल। लेकिन कॉन्सोल बॉन्ड जो हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो हम कर पाएंगे। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर लोगों को अपील करेंगे तो कितने सारे ऐसे करोड़ों लोग जो हैं वो 500, 1000 जो भी रुपए हैं, जो भी उनके पास हैं पैसे, गोल्ड, वॉटेवर इट इज़, वो कॉन्सोल, इस प्रकार के कॉन्सोल बॉन्ड्स जो हैं वो खरीदेंगे तो सरकार को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इन पैसों का उपयोग जो है वो स्टिमुलस पैकेज देने में, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने में, लोगों की इनकम को सपोर्ट करने में दिए जा सकते हैं। और आपका बॉन्ड जो है जब हमारी इकोनॉमी बैक टू नॉर्मल हो जाए, जब हम हाई ग्रोथ में आ जाए, तो उस टाइम पर ये बॉन्ड जो है उसको रिडीम भी किया जा सकता है कि आपको पैसे वापस दिए जाएंगे और आपको बॉन्ड में इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें, डिविडेंड भी मिल रहा है, तो ये भी उसके फ़ायदे। और गवर्नमेंट का है तो फिर कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चली जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारे इश्यूज़ भी फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो उसमें भी एक शॉर्टेज है, लोगों की इनकम कम है, कंपनीज़ का लॉस होगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी का कलेक्शन भी ड्रॉप होगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि बाहर के एक सोर्स से अगर पैसे मिलते हैं, लोगों से अगर हम पैसे मिलते हैं, तो वी शुड यूटिलाइज इट। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एवरीवन वांट्स ए गुड स्टिमुलस। एक आईएएस ऑफिसर ने आर्टिकल को लिखा है और सही बात बताई है कि नॉर्मल टाइम में कंपनीज कहती है कि सरकार एक हर्डल है, लेकिन जब समय ख़राब हो जाता है तब कंपनीज जो हैं वो सरकार के पास ही जाती है और कहती हैं कि हमें पैसे दीजिए, हमें बेल आउट कीजिए। फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज, यस बैंक, ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। प्रॉफिट होता है तो वो प्राइवेट करना है, लॉस जब होता है तब आपको उसको सामाजिक कर देना है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तो सप्लाई साइड लॉकडाउन है। सप्लाई साइड लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपकी जो कार है, आपका जो मोटरसाइकिल है, उसका सिर्फ इंजन बंद नहीं है, उसके टायर्स जो हैं वो भी पंचर्ड हैं। सप्लाई साइड यानी कि टायर्स पंचर्ड है। तो अगर आप अपनी कार को स्टार्ट भी कर लेंगे तो क्या आप अपनी कार या व्हीकल को चला पाएंगे? नो। तो अभी कंपनीज, फैक्ट्रीज ही बंद हैं, तो फिर उनको पैसे देकर होगा क्या? फिलहाल तो कुछ नहीं होगा फॉर टाइम बीइंग। जब तक लॉकडाउन खुले नहीं तब तक अच्छा प्लान बना लीजिए, और लॉकडाउन खुलने के बाद एक टारगेटेड हमें स्टिमुलस प्रोवाइड करना होगा। लोग कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि उनका पैसा चला गया है, नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें सही है एंड एक्सेप्टेबल है, लेकिन सरकार का क्या? सरकार को भी नुकसान हो रहा है। 2 से 3% जो हमारी जीडीपी का 2 to 3% जितना नुकसान जो है वो सरकार का है। सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था 1% ऑफ आवर जीडीपी, तो वो भी नहीं आएगा। क्या अब कोई सरकार की कंपनी खरीद पाएगा? नो, कोई बायर्स नहीं होंगे, तो सरकार को पैसे जो आने वाले थे वो नहीं आएंगे। तो टोटल एक तो 3.5% जो नॉर्मल डेफिसिट है, ऊपर से ये 2-3% ऐड कर दीजिए, तो सरकार का डेफिसिट होगा 7.5,
ऑलरेडी 7.5% हमारी जीडीपी का जो है उतना हम माइनस में लेकर स्टार्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर से 10% जीडीपी देना, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। ये एक बहुत बड़ा पैकेज हो गया। दूसरे देश जो दे रहे हैं, यूएसए, यूके, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके वहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं, उनके वहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है, तो वी कैन नॉट कॉपी दोज कंट्रीज़। फिर कुछ ऐसे कमेंटेटर्स का कहना यह है कि बेल आउट जो है वो नीड के ऊपर होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर नहीं है। इंडिया अफोर्ड कर पाए नहीं कर पाए, दैट डजेंट मैटर, आप हर किसी को पैसे दीजिए, राइट। अगेन, जब बहुत ज़्यादा पैसे बोरो करेगी सरकार, अगर कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ पाएगा कि हम उसको सालों तक पे ना कर पाएँ, तो उस टाइम पर फिर क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा है? क्या वो अगर लेट्स से गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग पर्सनल होते तो क्या वे भी इसी प्रकार की सलाह देते? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिलहाल टाइम बिंग के लिए गवर्नमेंट को एक और चीज़ आ रही है कि आप मैनेजर्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा लोन दें उनको इंसेंटिवाइज कीजिए, और इसी के साथ जो लोन्स ले रहे हैं तो उनको आप एक प्रकार से बीमा प्रोवाइड कीजिए कि अगर वो लोन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर चलेगा। तो आपको नहीं लगता हमारे देश में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े नए बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे जो 5, 6, 10, 15 लाख रुपए गवर्नमेंट से ले लेंगे, बैंक से ले लेंगे, और फिर बता देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है? तो ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं। तो वी डोंट वांट टू मीन्स आंखें बंद करके पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, जिनको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमें चीज़ों को देना होगा। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे सप्लाई साइड इश्यूज कम होंगे, डिमांड पिकअप होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो टॉप हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर था रियाज नैकू, तो इसको हंट डाउन कर दिया है कश्मीर पुलिस ने, ये बताया है। पिछले 8 सालों से ये फरार था, लेकिन फाइनली इसको पकड़ भी लिया। पकड़ इन द सेंस ही इज़ नो मोर, राइट। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी कल ही हम बात कर रहे थे इसनेट के हमारे जो ट्रेंड मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं तो उनकी हत्या करते हैं ये सारे आतंकवादी। फिर दिल्ली पुलिस के एक जो कांस्टेबल हैं वो भी शहीद हो गए। आई वुड यूज़ द वर्ड शहीद हियर क्योंकि आज ये वॉर ही है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। जो हमारे मेडिकल पर्सोनल हैं, जो NGOs हैं, जो हमारे पुलिस पर्सोनल हैं, जो यूनिफॉर्म सर्विस के लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, तो बेचारे एक कांस्टेबल थे तो उनको कोरोना वायरस हो गया। तो दैट्स अ वेरी सैड थिंग, राइट। ये बहुत ही दुखद बात है। इंडियंस रिटर्निंग ऑन नेवी शिप्स में हैव टू पे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। 80 जितने हमारे BSF के जवानों को भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है। और यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक है, हमारे देश ने 50,000 केसेस को क्रॉस कर लिया है। ये एक चिंता का विषय है। अहमदाबाद में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट शटडाउन किया जाएगा। महाराष्ट्र में भी 16,000 को क्रॉस कर गया है महाराष्ट्र, तो ये भी एक चिंता का विषय है। दिल्ली सरकार जो है 4,000 जितने तबलीगी मेंबर्स को क्वारंटीन में से रिलीज़ करने वाली है। फॉल इन की ट्रीटमेंट कैटेगरीज। फिर बॉयज़ लॉकर रूम के जो ग्रुप एडमिन हैं उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, कल हम जुडिशरी के बारे में बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जुडिशरी के लीगल सिस्टम जो है वो पैसे वालों को ही फेवर कर दिया, तो उसके बारे में बताया है। और एक रजत कुमार हैं, उन्होंने जो माइक्रोवेव है उसको एक UV सैनिटाइजेशन चैम्बर में कन्वर्ट किया है। आपके लिए आज एक और प्रश्न है, क्या सरकार को फ्यूल की प्राइस जो हैं वो कम करनी चाहिए? इनफैक्ट द राइट क्वेश्चन इज़, प्रॉपर क्वेश्चन ये है कि वाई, क्यों सरकार को फ्यूल की प्राइस कम नहीं करनी चाहिए? तो आई एक्सपेक्ट के जो क्रिएटिविटी आपने कल के क्वेश्चन में दिखाई थी तो वही क्रिएटिविटी आप आज के इस प्रश्न में भी दिखाएंगे। तो सोचिएगा इसके बारे में। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।